हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम 2020 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से ज़रूर बनाइए और देखिए आपका कितना नंबर आता है, कितना सही होता है। यदि आप 60 प्लस करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, बशर्ते आपको जो है गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और यदि 60 प्लस लाते हैं, 65 प्लस लाते हैं और रिजल्ट नहीं होता है तो हमारे जीडी क्लासेस पटना में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरह से तैयारी कराई जाती है। देखिए यहाँ पर बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बीपीएससी का पीटी हो, 3 घंटे के स्पेशल आपका बैच लाते हैं और उसमें मंडे टू फ्राइडे यानी सप्ताह में 5 दिन आपको टेस्ट सीरीज और प्रत्येक सेट का पूरी अच्छी तरह से डिस्कशन कराया जाता है। इसके बाद शनिवार और रविवार को सुबह में 2 घंटा और शाम में 2 घंटा रिवीजन क्लास करवाया जाता है। तो सुबह में 2 घंटा जीके जीएस का रिवीजन क्लास और शाम में 2 घंटा करेंट अफेयर आपको रटवाया जाता है, ताकि रट लीजिएगा तो उतना फालतू करेंट अफेयर नहीं आएगा। यही वजह है कि हमारे पास लगभग 70% से अधिक रिजल्ट आता है। कोई भी एग्ज़ाम हो 70% से अधिक रिजल्ट आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे बिहार पुलिस का आपका एग्ज़ाम हुआ था तो 60 प्लस आपका रिजल्ट हुआ है, यानी कि लगभग आपका जो है कितना 80-90 स्टूडेंट होंगे। टोटल एक बैच चल रहा था, उसमें 70 प्लस का रिजल्ट हुआ। बिहार दरोगा पीटी में भी आपका जो है 50 प्लस रिजल्ट हुआ, जिसमें 75 स्टूडेंट मेरे पास थे, इसमें 50 प्लस रिजल्ट हुआ। तो आप हमारे साथ आइए, बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराएंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट से तैयारी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तो सिर्फ आपका हिस्ट्री से हो जाएगा। बिहार दरोगा क्वालिफाई करना है पीटी और मेन, तो ऑल टोटल जो है चीज़ों पर कमांड होनी चाहिए। जैसे करेंट अफेयर भी आपको हर हाल में 2019 और 2020 पूरा रटा हुआ रहना चाहिए, याद किया हुआ रहना चाहिए। समझ करके याद करिए, आपको एग्ज़ाम में कभी छूट नहीं पाएगा करेंट अफेयर। और आप जानते हैं करेंट अफेयर एग्ज़ाम में लगभग 15 से 20 आपका जो है आता ही है। 15 से 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर रहेगा, बहुत मायने रखता है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में आप भी बना दीजिएगा, हर कोई बना देगा। हिस्ट्री में क्वेश्चन कोई जान नहीं रहता है। पॉलिटी का क्वेश्चन कोई जान नहीं रहता है, याद रखिएगा। तो इसलिए करेंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और मैथ रीडिंग ये सब अच्छी तरह से कमांड कर लेते हैं तो गारंटी ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। एग्ज़ाम ऐसा हो नहीं कि नहीं निकलेगा। और जो चीज़ स्टूडेंट का कमज़ोर रहता है या स्टूडेंट लोग जिस चीज़ पर कम ध्यान देते हैं, वही चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो हमारे क्लास में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। मतलब सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, तो कहाँ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप पहले अपने कॉपी पर जो है इसका सही आंसर लिखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद आपको मिलानी है। जब 1 से 100 क्वेश्चन तक आपको बता देंगे आंसर, तो आपको जो है दिखना है, फिर आपको जो है कितना नंबर आया वो आपको देख करके जो है आपको कमेंट में लिखना है कि सर मेरा इतना सही हुआ। तो इस तरह से आप जो है इस सेट प्रैक्टिस को बनाइए, ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। मैसूर में जो है हस्तांतरण के समय, सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, याद रखना है। देखिए कांग्रेस दल का पूर्ण संगठन की बात कब कर रहा है? तो 1920 की बात कर रहा है, याद रखिएगा। 1920 का बात कर रहा है। 1920 में जब आपका देसी रियासतों को भारत में आने का बात की चर्चा हुआ था, तो हैदराबाद नहीं आया था, याद रखना। हैदराबाद तो आया ही नहीं था। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरकार का स्थापना किया जा रहा था। तो कांग्रेस का कहाँ पर स्थापना हुआ था? तो कांग्रेस का आपका जो है पूर्ण आपका विकसित संगठन जो था ये मैसूर में था, याद रखिएगा। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो यहाँ पर आपको जो हैदराबाद, अवध, मैसूर और जूनागढ़ के प्रमुख संस्थापक आपको याद रखनी है। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, आगे भी आपको पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पर है निज़ाम उल मुल्क के द्वारा, किसके द्वारा? निज़ाम उल मुल्क के द्वारा 1738 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किया गया था। देखिए हैदराबाद जो था वो आपका संविधान सभा के चुनाव में भी भाग नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिए, हैदराबाद जो था संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। आपसे पूछेगा एग्जाम में, कहेगा
कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो संविधान सभा का चुनाव करवाया था, तो संविधान सभा के चुनाव में कौन सा देशी रियासत भाग नहीं लिया था? संविधान सभा के चुनाव में यह हैदराबाद देशी रियासत भाग नहीं लिया था। ये अपने आप को स्वतंत्र एक अलग जो है देश बनाना चाहता था, याद रखिएगा। तो हैदराबाद बाद में देशी रियासतों को, जितना भी भारत में देशी रियासत था, सभी देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी आपका देशी रियासत को भारतीय संघ में मिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। भारत के पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सआदत खां के द्वारा 1722 में स्वतंत्र अवध की स्थापना किया गया था। सआदत खां के द्वारा 1722 में स्वतंत्र अवध की स्थापना किया गया था, ये आपको याद रखनी है। हैदर अली के द्वारा 1762 में स्वतंत्र मैसूर की स्थापना हुआ था। स्वतंत्र मैसूर का स्थापना हैदर अली 1722 में किए थे, 1762 में। जूनागढ़ के संस्थापक कौन थे? याद रखना है, जूनागढ़ के संस्थापक महाबत खां के द्वारा आपका जो है जूनागढ़ जो है देशी रियासत या एक राज्य की स्थापना किया गया था, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वे कौन थे? यानी त्रावणकोर के कौन से आपका दीवान थे जिनके विरुद्ध आपका कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था? तो वह आपका जो है कौन थे? उनका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखिएगा। तो आपको याद रखनी है, कांग्रेस जो है त्रावणकोर के किस आपका दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार को विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे कौन थे? तो उनका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आपका 1946-47 की बात है, ये आपको याद रखनी है। 1946-47 की बात है, उसी समय आपका कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। देखिए त्रावणकोर कहाँ है? तो त्रावणकोर केरल में पड़ता है। त्रावणकोर कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है, ये आपको याद रखनी है। त्रावणकोर के बारे में ये भी आपका जो है क्वेश्चन आता है। त्रावणकोर जो था वो पहला देशी रियासत था जिसने भारतीय संघ में आने से मना किया था। पहला देशी रियासत था, भारतीय संघ में आने से मना किया था। हालांकि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय पत्र के आधार पर त्रावणकोर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगला देखिए क्वेश्चन है, 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका बताइए। इसका सही आंसर आपका जो है ये आपका बढ़ई हो जाएगा, यानी बाढ़। बिहार के बाढ़ क्षेत्र में कांग्रेस के द्वारा जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, उस समय आपका जो है ये बाढ़ में अंग्रेजी हुकूमत जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपका जो है फिर से आ गया था, ये आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है तो हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं, सबसे पहला पॉइंट में है, गांधी जी 11 सूत्री मांग में न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा। जब गांधी जी 11 सूत्री मांग रखे थे लॉर्ड इरविन के समक्ष, तो लॉर्ड इरविन साहब 11 सूत्री मांग पर कोई भी आपका बात पर सहमति नहीं दिखाएं, तब गांधी जी एक पत्र में लिखें, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हुई। ये आपको गांधी जी बोले थे, और ये बोलते ही गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को जो है 1930 को याद रखना है, 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। और ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत जो है कहाँ से किए? तो गुजरात के अहमदाबाद से आपका ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत किए, और इस ऐतिहासिक सत्याग्रह का नाम नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी साबरमती आश्रम, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 200 मील की लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव जो है पहुँचे। याद रखना है, 5 अप्रैल 1930 पहुँचे, और जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ उन्होंने 6 अप्रैल 1930
30 को ही दांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर के नमक कानून को तोड़ दिए, ये आपको याद रखना है। मुट्ठी भर नमक लेकर के नमक कानून को तोड़ दिए 6 अप्रैल 1930, और उसी दिन गांधी जी दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक पॉइंट बताएं, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस 3 घंटे की स्पेशल तैयारी जीडी क्लासेस में कराई जाती है, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाया जाता है। आप आ सकते हैं, जब भी लॉकडाउन आपका ख़त्म होगा तो आप हमारे पास आ सकते हैं। जीडी क्लास पटना में बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाते हैं, जो है मेहनत के साथ कम फीस में बहुत ही अच्छा तैयारी। आपके रिजल्ट की गारंटी, यदि आप पढ़ने में थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आपके रिजल्ट होगी, गारंटी होगा, याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर जरूर से जरूर आ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए यहाँ पर कह रहा है झंडा गीत किसने लिखा। तो झंडा गीत आपका जो है किसने लिखा था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पहले आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 श्यामालाल पार्षद, याद रखिएगा। झंडा गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये आपका जो है ये किसने नारा दिए थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पार्षद ने दिए थे, ये आपको याद रखनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका जो है राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गान जन गण मन रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और जन गण मन को अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखनी है। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो राष्ट्रीय गीत के रचनाकार वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपको याद रखनी है। मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, ये भी आपको याद रखनी है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। और झंडा गीत के रचनाकार ये श्यामालाल पार्षद, ये आपको याद रखनी है। तो चारों के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो किस घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है आप पहले बताइए, अपने कॉपी पर लिखिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपको याद रखनी है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। 22 पुलिसकर्मियों को इसमें जिंदा जला दिया गया था। इसी से प्रभावित होकर के गांधी जी बोले कि अब जो है भारत में आंदोलन जो चला रहा है वो आपका जो है हिंसा के बल पर चलाया जा रहा है। हम जो है अहिंसा की बात किए थे, और भारत की जनता हमारे विपरीत जो है हिंसा की बात करते हुए आंदोलन को आपको जो है चला रहा है। इसलिए गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। कब बंद किए थे? 12 फरवरी 1922, ये आपको याद रखना है। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। काकोरी कांड 1925 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1925 में हुआ था काकोरी कांड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। कलकत्ता के मजिस्ट्रेट जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए आपका जो है प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी यहाँ पर प्रयास किए थे, जिसमें आपका जो है फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को, ये आपको याद रखनी है। तो ये आपको चारों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वोदय, देखिए सर्वोदय योजना है, सर्वोदय योजना एक आता है और एक सर्वोदय शब्द है। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग पहली बार ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, याद रखनी है। लेकिन सर्वोदय योजना कौन लाए थे? तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण लाए थे। योजना की बात करेगा तो कौन? जयप्रकाश नारायण, ये आपको याद रखनी है। जयप्रकाश नारायण ने आपका सर्वोदय योजना लाए थे, ये आपको याद रखनी है। लेकिन सर्वोदय शब्द का प्रयोग आपका महात्मा गांधी, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में समाजवाद का विचारधारा का पहली बार प्रयोग कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन, विनोबा भावे का संबंध किससे था? तो भूदान आंदोलन। भारत में पहली बार भूदान आंदोलन कौन लाए थे? तो विनोबा भावे 1951 में शुरू किए थे, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना से, याद रखना है। जयप्रकाश नारायण अभी बताएं, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना 1950 में लाए थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग पहली बार यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट को एक नज़र देखते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे अधिक मेहनत के साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है जीडी क्लासेस पटना में। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुबह और शाम 2-2 घंटा का रिवीजन क्लास भी करवाया जाता है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, इसका पहले सही आंसर आप लोग बनाइए। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। जो है कहाँ हुआ था? तो यरवदा जेल में। याद रखना है यरवदा जेल में आपका पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी, याद रखना है गांधी जी और आपका जो है प्लस भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर के बीच आपका जो है ये पूना समझौता हुआ था। याद रखना है इस पूना समझौता में जो है दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया। पृथक निर्वाचक मंडल मतलब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो आपका किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा, उसको त्याग कर दिया गया और बदले में जो है दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को संख्या बढ़ाया गया। कहाँ कहाँ कितना बढ़ाया गया? तो याद रखिएगा प्रांतीय विधानमंडल में, उस समय प्रांतीय विधानमंडल था, तो प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 147 कर दिया गया। ये भी आपको याद रखनी है। पूना समझौता में प्रांतीय विधानमंडल में सीट जो है 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 147 आपका कर दिया गया था। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद केंद्रीय विधानपालिका में यानी विधायिका में, केंद्रीय विधायिका में 18% आपका जो है सीट आरक्षित कर दिया गया था दलित वर्ग के लिए। तो ये आपको याद रखना है। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 जो है पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। किसके बीच? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। याद रखना है। और यह समझौता में आपका प्रांतीय विधानमंडल में सीट जो है कितना से कितना बढ़ाया गया था? तो 71 से 147 और केंद्रीय विधानसभा में सीट जो है 18% आरक्षित कर दिया गया था। ये आपको याद रखनी है। तो इन सभी बातों को आप लोग को याद रखना है दोस्तों। यहाँ से कुछ भी आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता स्थानांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे 1947 मतलब भारत की आज़ादी के समय? जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो आपको याद रखनी है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जेबी कृपलानी जो है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। लाहौर अधिवेशन में आपका जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहे थे और पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। ये भी आपको याद रखनी है। फैजपुर अधिवेशन 1936 में जो हुआ था, इसमें भी आपका जो है कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में किए थे। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन अर्थात जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिए थे, तो कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर किसे बैठाया गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको जो है आज़ाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये आपको याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद 1923 में ही बने थे। 1923 में सबसे युवा आपका कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सर्वाधिक दिन तक कांग्रेस के पद पर रहने वाले यही अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक रहे थे। ये आपको याद रखनी है। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का आपका जो है स्थापना। कांग्रेस के पहला अधिवेशन जो है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू बनर्जी। लेकिन दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। ये आपको याद रखनी है। और बहुत सारा बात आपको जो है बताएंगे दोस्त, जो है आगे आप वीडियो को देखते रहिए। सभी तरह का बात आपको जो है डिस्कशन में बताते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? कौन जो है 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था और शांति के समय भी आपका जारी रखना चाहता था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1915 में आपका भारत के ये आपका वायसराय थे। 1910 से 15 तक भारत के वायसराय रहे थे, 16 तक रहे थे और 16 से आपका 21 तक लॉर्ड ये
चेम्सफोर्ड आए थे, याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वही थे। लॉर्ड विलियम भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 में दास पर था, जो है सती पर था, सब यही अंत किए थे। सर रेजिनाल्ड कैंटरक्रॉप, ये ब्रिटेन में रहते थे, ये ब्रिटिश सरकार के एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर थे। लॉर्ड कार्माइकल, तो ये भी आपके कोई होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी तैयारी को सबसे आसान बनाने वाला एकमात्र संस्था GD क्लास पटना है, आप आ सकते हैं यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? भीड़ का दमन कब हुआ था, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ये बी इज राइट आंसर, याद रखना है। 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड किया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड अंजाम देने का कौन था? तो जनरल डायर। और जनरल डायर की हत्या कौन किए थे? तो उधम सिंह। 1940 में उधम सिंह जो है जनरल डायर की हत्या कर दिए थे, ये आपको याद रखनी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखना है। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा, जो है पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय आपका जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? एक कमेंट में इसका आंसर लिख करके आपको बताना है। देखते हैं आप लोग कितना लोग आपका सही बताते हैं और कितना गलत बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। किनकी छत्र छाया में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो असफल रहा था? तो आपका सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर गांधी इरविन समझौता, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा। गांधी इरविन समझौता जब आपका जो है सफल नहीं हुआ तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे लंदन, तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात को मानने से इनकार कर दिए थे और इस तरह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था, ये आपको याद रखनी है। तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये आपको याद रखनी है। कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये आपको याद रखनी है अच्छा से। 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला 1930 में हुआ था, 1930, और दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका लंदन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में, और तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखनी है। लेकिन उद्घाटन कौन किए थे? तो जॉर्ज पंचम जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किए थे, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, इसमें कितने भारतीयों ने हिस्सा लिया था? तो 89 भारतीयों ने हिस्सा लिया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कुल 21 भारतीयों ने हिस्सा लिया था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में 46 भारतीयों ने हिस्सा लिया था, याद रखना है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी आपका हिस्सा लिए थे, जो बीच सम्मेलन में से ही आपका छोड़ करके आ गए थे। और जब सीढ़ी पर से उतर रहे थे तो आपका जो है ये विंस्टन चर्चिल जो है उनसे मुलाकात हुआ, और विंस्टन चर्चिल उन्होंने पहली बार गांधी जी को अधनग्न फकीर के नाम से पुकारे थे, याद रखिएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, ये आपको याद रखनी है। तो गांधी इरविन समझौते को आपका जो है पालन नहीं हुआ, जिसके कारण आपका जो है यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, जो है असफलता का मुख्य कारण था, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र कौन थे? मतलब महात्मा गांधी के सबसे करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आप जो है पहले ढूंढिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी होगा, रिवर्नंड चार्ली एंड्रयूज, याद रखिएगा। थॉमस मूर जो है थॉमस मूर जो था एक अंग्रेज अधिकारी था, जो भारत में राजस्व वगैरह वसूलता था, या राजस्व वगैरह को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है इसी को दिया जाता है। ए ओ हुम कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम थे, ये आपको याद रखना है। वावेल नहीं होता है, लॉर्ड वेवेल, विलियम वेवेल होगा। तो लॉर्ड वेवेल ये भारत के वायसराय थे, याद रखना है। भारत के वायसराय, आज़ादी के समय ये आज़ादी के पहले भारत के वायसराय थे, यानी 1946 से 1947 तक ये भारत के वायसराय थे, ये आपको याद रखनी है। कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड वेवेल, विलियम वेवेल के शासनकाल में, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
हिमालय से काटकर एवं बहकर बहने वाली नदियाँ हैं। तो हिमालय से काटकर एवं बहकर बहने वाली एकमात्र नदी कौन कौन है? तो याद रखना है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। ये 3 नदी हैं, याद रखना है, ये 3 नदी हैं जो आपका भारत में बहती है, लेकिन भारत में इसका उद्गम नहीं है। इसका उद्गम कहाँ है? तो आपका ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, ये आपको याद रखनी है। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ गिरती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के साथ मिलते हुए आपका जलधारा जो है आपका बंगाल खाड़ी में गिर जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों के क्रमबद्ध है? तो इसका आपका जो है ताम्र के लिए कौन सा खान प्रसिद्ध है, स्वर्ण के लिए और लोहा के लिए और कोयला के लिए, एक क्रम में आपको बताना है। तो एक क्रम में इसका सही आंसर क्या होगा? तो ताम्र के लिए क्षेत्री, राजस्थान, ये जानते होंगे आप, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और जो है कोलार स्वर्ण, कुद्रेमुख जो है लोहा के लिए और झरिया कोयला के लिए, ये सब आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो देखिए कोर उद्योग क्या है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। कोर उद्योग जो है किसको कहते हैं? तो वैसा उद्योग जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक अपना जो है हिस्सेदारी बढ़ाता है या हिस्सा देता है, उसे कोर उद्योग कहते हैं। भारत में वर्तमान समय कुल मिलाकर के 8 कोर उद्योग हैं। कितना कोर उद्योग हैं? 8 कोर उद्योग हैं। और 8 कोर उद्योग में कौन कौन आता है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट व बिजली। याद रखिएगा ये सभी आपका जो है कोर उद्योग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका सबसे अधिक योगदान है, इसलिए इसको कोर उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो विश्व के विशाल पर्वत जो है वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा याद रखना है, तो लगभग आपका जो है 30 मिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, याद रखना है। वलित पर्वत किसे कहते हैं? तो देखिए वलित पर्वत मतलब मोड़दार पर्वत, याद रखना है। वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखनी है। जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। वैसा पर्वत जिसका निर्माण वलन की भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। वलन याद रखना है, जो है पढ़ना है भूगोल में। वलन भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा जिसका निर्माण होता है, उस पर्वत को वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। जैसे अल्पस एक जो है वलित पर्वतमाला है, और हिमालय भी एक जो है वलित पर्वतमाला है, ये आपको याद रखनी है। तो वलित पर्वतमाला का निर्माण आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, ये आपको याद रखनी है। वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसे ही वलित पर्वत कहा जाता है। जैसे अल्पस और हिमालय, ये वलित पर्वत का जो है उदाहरण है, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो वरीयता की दृष्टि से मतलब उच्च पदों की श्रेणी से, याद रखना है। प्रोटोकॉल की सूची से कौन सा आपका क्रम सही है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले किसका नाम आता है? तो भारत के राष्ट्रपति का, उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति का, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का, याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति वरीयता की दृष्टि से सबसे आपका ऊपर जो है किसका पद होता है? तो सबसे पहले आपका राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, याद रखना है। राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री, इसके बाद राज्यपाल, तब इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, तब इसके बाद उप प्रधानमंत्री, याद रखना है। उप प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो है मुख्यमंत्री आता है, तब इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, तब मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ये आपको याद रखनी है। वरीयता की दृष्टि में आपका देखिएगा तो आपको वहाँ पर पढ़ना है, ये आपको जो है बताया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ पर सही होगा, ये आपको याद रखनी है। ये बी आपका राइट आंसर। राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा के सदस्य में से ही आपका लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है। विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी आपका सदस्यों में से ही आपका चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्यों में से अध्यक्ष यानी सभापति का चुनाव नहीं होता है। ये जो भी भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे वही आपका राज्यसभा के सभापति कहलाएंगे, ये आपको याद रखनी है। राज्यसभा की चर्चा हमारे संविधान का अनुच्छेद किसमें? तो राज्यसभा की चर्चा हमारे संविधान का अनुच्छेद 80 में और लोकसभा की चर्चा संविधान का अनुच्छेद 81 में, याद रखना है। और विधानसभा की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में और विधानसभा की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 170 में और विधान परिषद की चर्चा 169 में और विधानमंडल 168 में, ये आपको याद रखनी है। तो विधानसभा 170 और विधान परिषद 169, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति के सचिव। राष्ट्रपति के सचिव लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, यह आपको याद रखनी है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक भाग ले सकता है, अटॉर्नी जनरल भी भाग लेता है, सॉलिसिटर जनरल भी भाग लेता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति रहता तो भारत के राष्ट्रपति भी भाग लेता है, लेकिन राष्ट्रपति का सचिव जो होता है ये भाग नहीं लेता है, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध में के बारे में चुनाव किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखना है। तो आपका चुनाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आपका जो है कौन सा पद जो होता है केंद्र राज्य कोषीय के बारे में, ये आपका निर्णय लेता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपका क्या होगा? तो आपका जो है वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग, ये आपको याद रखनी है। वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाता है कि आपका केंद्र सरकार को कितना मिलेगा और राज्य सरकार को कितना मिलेगा। योजना आयोग तो आपका पंचवर्षीय योजना को बनाता था, हालांकि योजना आयोग तो खत्म हो गया, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। और रिजर्व बैंक तो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक है, साख नीति को नियंत्रित करता है रिजर्व बैंक। और वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री आपका जो है ये बजट वगैरह लाता है, बजट वगैरह पेश करता है वित्त मंत्री, ये आपको याद रखनी है। तो केंद्र और राज्य के राजकोषीय संबंध के बारे में जो है चुनाव ये किसके द्वारा किया जाता है? यानी केंद्र सरकार को कितना मिलेगा, राज्य सरकार कितना मिलेगा? तो आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग का चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में। और वित्त आयोग में टोटल कितने सदस्य? 5 सदस्य। और ये 5 का नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वें वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आपका जो है इनकेसी हैं, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो यह आपका जो है कौन सा संविधान में संशोधन के माध्यम से? तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 44वां संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को आपका मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया था, ये आपको याद रखनी है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, 1985 में। तो यह आपका संविधान संशोधन में भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया था, जिसमें हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, याद रखना है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब अलग किया गया था? 1978 में, ये आपको याद रखनी है। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता और समाजवाद शब्द आपका जो है कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखनी है। 1976 में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो आर्थिक अधिसंरचना में आपका किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आपका जो है किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आर्थिक अधिसंरचना में शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल नहीं किया गया है। बाकी सड़क, रेलवे, ऊर्जा, ये सब आपका जो है ताप, विद्युत, ये सब को शामिल किया गया है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, याद रखना है। स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में रखा गया है, शिक्षा समवर्ती सूची में रखा गया है, सड़कें जो है समवर्ती सूची में है, ये आपको याद रखना है। रेलवे भी आपका जो है संघ सूची में है, रेलवे संघ सूची में है। और ऊर्जा समवर्ती सूची में है, ये आपको याद रखनी है। 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है?
तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना और 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना और 2012 से 2017 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो आपका जो भी हम लोग जो है सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज लगाते हैं तो फ्यूज का तार जो है किसका बना होता है, तो फ्यूज का तार आपका जो है मिश्र धातु का बना होता है। शीशा और टीन के मिश्रण का बना होता है, ये आपको याद रखनी है। शीशा और टीन के जो है मिश्रण का बना होता है फ्यूज, आपको याद रखना है। फ्यूज जो है हम लोग किस क्रम में लगाते हैं, तो फ्यूज जो है हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। लेकिन हमारे घरों में जो भी टीवी, पंखा, एसी, कूलर जो भी लगा रहता है उसको हम लोग किस क्रम में लगाते हैं, तो उसको हम लोग समानांतर क्रम में लगाते हैं, ये आपको याद रखनी है। या स्विच हम लोग भी जोड़ते हैं, जो स्विच वो भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है, तो फ्यूज के तार का गलनांक निम्न होता है, याद रखना है, ये आपको याद रखना है। गलनांक जो होता है आपका निम्न होता है, तो याद रखनी है दोस्तों, फ्यूज के तार का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है, याद रखना है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आता है। क्या निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोध ये उच्च होता है, ये आपको याद रखनी है। फ्यूज के तार का गलनांक जो है निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक लिफ्ट में खड़े हैं, एक जो है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा, याद रखना है। नहीं आपका 9 इतना मीटर पर सेकंड के वेग से जाएगा तो आपका शून्य हो जाएगा। लेकिन आपका जो है जी के मान से अधिक होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यानी बराबर हो जाएगा, ए बराबर आपका जो है जी, दोनों का मान आपका सेम हो जाएगा, तो आपको जो है शून्य हो जाएगा। लेकिन ए इज ग्रेटर देन जी, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, नीचे आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा, और बराबर हो जाएगा तब शून्य होगा। तो यही आपका ए का मान यहाँ पर 9.8 है, जी के मान के बराबर है, तो क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखनी है। आप जानते होंगे लिफ्ट में हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाते हैं लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो आपका ए जो होता है ए इज ग्रेटर देन जी होता है, यानी कि आपका ए इज ग्रेटर देन जी, यानी कि आपका लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से बढ़ गया, अर्थात आपका भार जो होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, याद रखना है। और नीचे आते हैं तो ए लेस देन आपका जो है जी, आपका ए आपका जो है कम होता है, इसलिए आपका नीचे आते हैं तो घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब ए और जी का मान बराबर होता है तब क्या होता है, ए और जी का मान बराबर होता है तो आपका जो है भार शून्य हो जाता है। भार मतलब W बराबर mg, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। तो चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान आपका जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं, चांद की सतह पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी के सतह पर जी का मान जाता है। जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है, तो वहाँ से पृथ्वी पर लाएंगे तो बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा तो वस्तु का भार क्या होगा, वस्तु का भार W बराबर mg, वस्तु का भार क्या होगा, जी बढ़ रहा है तो आपका जो है पूरा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी भार भी बढ़ेगा। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान कभी चेंज ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं बदल आपका जो है कभी नहीं जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, तो भार तो बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो चलिए 27 में है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो आपका जो है पीतल के बर्तन की कलाई हम लोग करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से कौन सा गैस निकलता है, कौन सा धुआं निकलता है, तो अमोनिया क्लोराइड से अमोनिया तो निकलेगा ही, ये निश्चित है कि अमोनिया निकलेगा। और आपका जो है क्लोराइड है तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक ये आपका एसिड आपका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है। अल्कोहलिक खमीरन यानी कवक का आखिरी उत्पाद क्या है, तो आखिरी उत्पाद हम लोग जो है क्या मिलता है, तो इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखना है। फिर है, वायु में
थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? यानी कौन सी धातु को हम लोग वायु में रखते हैं तो उसके ऊपर हरे रंग का एक आपका बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु का नाम बताना है। तो वह धातु का नाम क्या होगा? तो याद रखना है उस धातु का नाम आपका तांबा है, याद रखनी है। तांबा को हम लोग जो है वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो आपका जो है उस पर हरे रंग की एक परत जम जाती है, और वही हरे रंग की परत जो है क्या होता है? तो बेसिक कार्बोनेट होता है, ये आपको याद रखनी है। चांदी विद्युत का सबसे अधिक आपका जो है सुचालक है, चांदी है, ये आपको याद रखना है। निकेल, तो निकेल हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। जस्ता, तो बैटरी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तांबा मानव द्वारा आपका जो है मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला जो है तत्व या धातु कौन था? ये तांबा था, कॉपर था, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग यह कांच के बना हुआ बोतल में नहीं रखते हैं, आखिर क्यों और यह किसके साथ अभिक्रिया करता है कि हम लोग जो है उसको कांच की बोतल में नहीं रखते हैं? तो याद रखना है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण एक जहरीला आपका जो पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग जो है कांच की बोतल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नहीं रखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसको हम लोग जो है अम्लों का राजा कहते हैं। हमारे पेट के उदर में जो है, हमारे जो शरीर के उदर यानी पेट में यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हमारे जो है भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का राजा HCl, याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक में कौन सा बंधन है? तो सहसंयोजक बंधन है, ये भी याद रखना है। सहसंयोजक बंधन है, ये आपको याद रखना है। सहसंयोजक बंधन होता है, ये भी आपको याद रखनी है। और रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, रसायनों का राजा ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ये भी याद रखना, आपको एग्जाम में पूछेगा। कांच पर लिखने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, यानी HF, याद रखना HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं कांच पर लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक एस्टर है, याद रखना है। एस्टर ग्रुप है, केमिस्ट्री में पढ़ाना है सब, जो है आप आइएगा तो पढ़ाएंगे सब। जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो विद्युत लेपन की विधि में हम लोग जो है क्या करते हैं? तो याद रखिएगा विद्युत लेपन जो होता है वो आपका जो है ऋण ध्रुव पर होता है। बर्तन के ऋण ध्रुव और आपका जो है शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, याद रखना है। ऋण ध्रुव आपका जो है लेपन किया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव आपका जो है बनाया जाता है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका C इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन की खून के जमने से आवश्यक होती है? यानी कि कौन सा विटामिन जो है खून को जमने में मदद करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त को जमने में मदद करता है, ये आपको याद रखनी है, रक्त को जमने में। और विटामिन ए रतौंधी रोग के उपचार में, तो याद रखिएगा। विटामिन सी, तो विटामिन सी आपका जो है इसका स्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है, ये आपको याद रखनी है। और स्कर्वी रोग के इलाज में विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है नपुंसकता रोग के इलाज में विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखनी है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है क्या होता है? तो फिलोक्विनोन आपका इसका रासायनिक नाम होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण जो है क्या है? तो विकास का कारण जो है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी आपका अनुकूलन आपका होता है, तभी विकास होता है कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा का। अन्यथा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन की क्रिया नहीं होगा तो विकास की क्रिया भी नहीं होगा, ये आपको याद रखनी है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में आपका जो है कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो याद रखना है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। लोहा किसमें होता है? तो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में होता है, याद रखना है। लोहा जो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में। और जस्ता जो होता है, तो जस्ता जो होता है वो आपका किसी भी पदार्थ में तो जस्ता नहीं होता है। हालांकि आपका पेड़ पौधे में हम लोग जो है जस्ता की आवश्यकता होता है, तो पेड़ पौधे के विकास के लिए जस्ता और कोबाल्ट जो है जरूरी होता है, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो अवशोषी अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, सामने वाला चपटे दांत जो है ये अवशोषी अंग नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 37। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किसके लिए बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, इनमें सभी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा, इनमें सभी के लिए।
सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी ये आपका जो है बिहार एक महान धार्मिक केंद्र है, ये आपको याद रखनी है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो किसके अभाव में? तो आपका जो एकीकृत समुदाय, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखना है। आगे है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। कौन सा जो है स्वतंत्रता पूर्व जो है बिहार में एक वर्चस्वशाली जो है जाति नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये आपका जो है कुर्मी होगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो इसका माध्यम जो होगा वो आपका आर्थिक स्थिति था। आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अपना जो जमींदार लोग अपनी राजनीतिक स्थिति को बचाने में लगे हुए थे, ये आपको याद रखनी है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना मार्च 1929 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखना है। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, या आपको 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। और 1932 में, तो 1932 में आपका जो है पूना समझौता भी हुआ था। अभी बताएं, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता या तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, यह आपको याद रखनी है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है कहाँ से मिलता है? तो आपका धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ये आपको याद रखना है, गुजरात में। लोथल, तो लोथल से आपका जो है डॉकयार्ड का प्रमाण मिलता है, या जो है धान या चावल का प्रमाण, गेहूं का प्रमाण लोथल से ही मिलता है, बंदरगाह था। कलीबंगा राजस्थान में पड़ता है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना है। ये सब आपको जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख आपका नगर था, क्षेत्र था, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से? तो कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से, ये आपको याद रखनी है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली थी, याद रखना है, नगर नियोजन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में। पशुपति की आपका जो है इसमें आपका जो है पूजा होता था। आगे है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भागवती सूत्र, ये दो पुस्तक में ये आपका जो है ये आपका 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य जो है भागवती पुत्र में, भागवती सूत्र में, जैन साहित्य भागवती सूत्र में और बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखनी है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो आपका जो है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट आपका जो है रचना किया गया है? तो ऐसे तो कौटिल्य के रचना में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन कौटिल्य यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अश्वघोष, सॉरी विशाख दत्त। विशाख दत्त के पुस्तक में आपका जो है ये आपका ये चंद्र मौर्य के बारे में विशेष जानकारी दिया गया है। आगे है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन था? तो प्रयुक्त भाषा जो है अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर ये बी इज राइट आंसर, याद रखना है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? तो मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक, और यह पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। पाटलिपुत्रा को पौली ब्रोथा कहकर पुकारा था, ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज साहब, ये आपको याद रखनी है। फिर है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो याद रखना है, सीता भूमि के नाम से किसको जाना जाता था? तो जनजाति द्वारा जोते जाने वाली भूमि को जो सीता भूमि कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया सार्यता के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के संबंध में कहा है? तो बर्नी ने यह कथन आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कहा है। अलाउद्दीन खिलजी को भारतीय अस्थायी सेना का संस्थापक भी कहा जाता है, बाजार नियंत्रण का पिता भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी आपका जो है अपने चाचा को मार के गद्दी पर बैठा था। इसने अलाउद्दीन खिलजी आपका जो 1000 दिनारी मलिक काफिर को खरीदा था 1000 दिनार में, याद रखना है। बलबन तो रक्त अमलाव की नीति अपनाया था। बलबन ये गुलाम वंश का शासक था। बलबन अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। बलबन जो है ये पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था बलबन,
एकता व्यवस्था का अंत कर दिया था बलवान, लेकिन एकता व्यवस्था लाया था कौन? ये इल्तुतमिश लाया था। चालीसा दल के संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन आज चालीसा दल को समाप्त कौन किया था? ये बलवान। मोहम्मद तुगलक पगला बादशाह, याद रखना है, पगला बादशाह के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको चौधरी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भू राजस्व की दर कितना था? 1/5 था, याद रखना है, 1/5 यानी लगभग 50% आपका जो है भू राजस्व की दर वसूला जाता था, ये आपको याद रखनी है। सल्तनत काल की दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी था, ये भी याद रखना है। सल्तनत काल की दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। सल्तनत काल में कुल कितने वंश था? तो 5 वंश था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, याद रखना है, ये 5 वंश था। सल्तनत काल 1206 से लगभग कितना? 1206 से लगभग आपका जो है 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह चित्रांकन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे है 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 में बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य जो था, याद रखना है, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर ये 4 इज राइट आंसर, याद रखना है। बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी रियासतों या देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार करना, ये बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य था। बटलर समिति का स्थापना 1927 में किया गया था, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 52, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली किस सिद्धांत स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? तो यह सिद्धांत आपका जो है कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट में, याद रखना है, 1853 के चार्टर एक्ट में, ये आपको याद रखने हैं। 1833 में दास प्रथा और आपका जो है दास प्रथा को जो है वैध घोषित कर दिया गया था, ये आपको याद रखनी है। और जो है सती प्रथा को भी अंत कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। चलिए आगे आते हैं। तो याद रखना है 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था 1833 में ही। 1858 ये भारत का प्रथम भारत शासन अधिनियम था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को, यानी भारत की शासन व्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो शासन व्यवस्था था उसको छीन करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, याद रखना है, ब्रिटिश क्राउन संसद को। मुगल साम्राज्य के पद को समाप्त कर दिया गया 1858 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया, याद रखना है। 1882 में तो आपका 1882 में आपका जो है कारखाना अधिनियम लाया गया था 1882 में, बच्चों पर आपका जो है। और स्थानीय स्वराज शासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था 1882 में। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत जो है 1853 में। ऑप्शन नंबर ये बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है, किस श्रेणी में रखा गया था? तो बिहार के कृषक वर्गों को जो है ब्रिटिश के शासनकाल में किस आपका श्रेणी में रखा गया था? तो याद रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचमुखी वर्गीकरण। आगे है, अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? तो याद रखना है, इसका आपका जो है दुर्घटनाग्रस्त जो है 2003 में हुआ था। आगे है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को मिलेनियम विकास लक्ष्य में शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखनी है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला जो है 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ये बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे जो है अंतिम तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो आपका तीसरे स्तंभ के रूप में ये आपका विश्व व्यापार संगठन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी इज राइट आंसर, याद रखना है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किस एक घटक को अवयव के रूप में नहीं लिया जाता है? मानव विकास सूचकांक के आपको जारी करने के लिए किसको आपको नहीं लिया जाता है? अमेरिकी डॉलर से प्रति साक्षरता दर, जन्म जीवन प्रत्याशा आयु, शिशु मृत्यु दर। तो आपका जो है ये तीनों को तो शामिल करते हैं, लेकिन आपका जो है ये अमेरिकी डॉलर को शामिल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो है क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
मानव विकास सूचकांक पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा लाया गया था और पहली बार मानव विकास सूचकांक जो है 1993 में जारी किया गया था। और अभी वर्तमान से मानव विकास सूचकांक जो 2019 में रिपोर्ट आया उसमें भारत का स्थान कितना है, तो उसमें भारत का स्थान 129 है, पहला स्थान नॉर्वे का है, ये आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो है कौन सा अवयव नहीं है, तो पोषण, याद रखना है पोषण, ये अवयव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर बी पंचशील सिद्धांत, याद रखना है। पंचशील सिद्धांत ये आपका प्रस्तुत किए थे, ये आपको याद रखनी है। तो याद रखना है आपको पंचशील सिद्धांत जो है जून 1954 में आपका जो है प्रतिपादित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1954 में पंचशील सिद्धांत आपका जो है प्रतिपादित किया गया था। इसमें आपका जो है मुख्य रूप से आपका 5 बातों पर ध्यान दिया गया था। कितने बातों पर, 5 बातों को ध्यान में रखते हुए आपका पंचशील सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया था। पहला बात में था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करना। भारत और चीन की बात कर रहा है, भारत और चीन के आपका बीच आपका जो है अस्तित्व संबंध बनाए रखने के लिए ये पंचशील सिद्धांत लाया गया था 1954 में। तो पहला इसमें बताया गया था एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता का आदर करना। दूसरा पॉइंट में पारस्परिक आक्रमण का अनावासन, मतलब आक्रमण नहीं करना। एक दूसरे के आंतरिक मामले में प्रति तटस्थता, याद रखना है। 3 को आपका जो है ये था। चौथा में है समानता व पारस्परिक सहयोग, और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 बातों पर जिक्र किया गया था, ये आपको याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था, तो कौन से सम्मेलन में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था, तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ये बी इज राइट आंसर। 1944 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, तो अनिर्वाचित राष्ट्रपति जो थे आपका जो है फोर्ड थे, याद रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 4 वर्ष होता है, और कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति आपका अपने जीवन काल में 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो आपका इस पर हस्ताक्षर जो है मार्च 1997 हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है कब किया था, तो याद रखना है 18 मई 1974 में पोखरण में किया था, ये आपको याद रखनी है। फिर 65 किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ती है, कौन सा राज्य जो है अन्य देशों के साथ भौगोलिक सीमा नहीं जुड़ती है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें आपका जो है राजस्थान तो जुड़ता ही है पाकिस्तान से, पंजाब भी जुड़ता है पाकिस्तान से, बिहार भी जुड़ता है नेपाल से, लेकिन क्या हरियाणा जुड़ता है, हरियाणा जो है किसी भी देश की सीमा को नहीं छूता है, इसलिए आपका जो है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। शक्ति स्थल का संबंध किससे है, शक्ति स्थल का संबंध जो है ये आपका श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष आपका जो है होनी चाहिए, क्या कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का सदस्य में ही से ही आपका एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा के सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु बोलेगा तब, तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 35 वर्ष होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करेगा तो 35 वर्ष, ये आपको याद रखनी है। 21 वर्ष तो ग्राम पंचायत में कोई सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ से करंट अफेयर आपको मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है, यानी वृद्धि किस राज्य में हुआ है, तो आपका जो है 2019 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे है किन 2 देशों के बीच हाल ही में युद्ध अभ्यास शक्ति 2019 का आयोजन किया गया, यानी शक्ति सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर भारत और फ्रांस होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 70 है तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो आपका जो है ये अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। फिर है भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा, तो भारत के किस राज्य में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा, तो याद रखना है भारत के जो है रांची में, झारखंड के रांची में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है, तो कौन सा संगठन,
तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, सॉरी यहाँ पर डी होगा, WHO मना रहा है, याद रखना है। किस राज्य को सोराय तथा कोहबर की GI टैग दिया गया है? किस राज्य का आपका सोराय और कोहबर को GI टैग दिया गया है? तो झारखंड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखना है। फिर आगे है कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश कौन बना? तो आपका मालदीव बना है, सब फेमस क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आएगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल शुभारंभ किया है? तो कौन सा? तो यह आपका तेलंगाना सरकार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा? तो असम आपका निर्णय लिया है, ऑप्शन नंबर ये बी इज राइट आंसर। फिर है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 के तहत शीर्ष राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो शीर्ष आपका जो है राज्य का पुरस्कार ये आपका किसको दिया गया? तो याद रखना है यह पुरस्कार आपका तमिलनाडु को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जाएर अल वह सैन्य अभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के बीच आपका जो है आयोजित किया गया? तो यह आपका सैन्य अभ्यास किसके बीच? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, भारत और कतर के बीच। फिर है 19 नवंबर 2019 को विश्व शौचालय दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम आपका जो है क्या था? तो याद रखना है इसका थीम आपका लिविंग नो वन बिहाइंड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है करंट अफेयर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंट मैजिक के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंट मैजिक के लेखक आपका जो है कौन है? तो आपका रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये था आपका जो है करंट अफेयर। चलिए अब आते हैं मैथ रीडिंग। तो दोस्तों मैथ रीडिंग का डिस्कशन बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मैथ रीडिंग का डिस्कशन क्लास में अच्छी तरह से आपका सर बताते हैं, नंदन सर, तो आप जो है वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग जो है मैथ रीडिंग बनाइएगा अच्छा से और उसको लास्ट में आंसर मिला लीजिएगा। हम फिलहाल आपको जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन देते हैं और लास्ट में आंसर बता देंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को रोक करके आपको जो है इसको पहले बना लीजिएगा और आंसर जो है बना लीजिएगा, इसके बाद लास्ट में आंसर आपको मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, 85 है, इसके बाद 86 है। देखिए मैथ रीडिंग को बनाइएगा। 87 है, 88 है, सब बट्टा में है, याद रखना है बट्टा में ये सब दिया हुआ है, बट्टा में बाई में। 90 है, 91, 92, 93, 94, 95, 96 है, 97 है, 98 है, 99 और ये 100। 81 का आंसर क्या होगा? तो 81 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 81 का 81 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर आ जाते हैं 82। तो 82 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 83 क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। 86 यानी 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 87 तो 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 88 यानी 88 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर 89 ऑप्शन नंबर 4। 90 4। 91 3। 92 3 नंबर ऑप्शन। 93 1 नंबर ऑप्शन। 94 2 नंबर ऑप्शन। 95 ए नंबर। 96 3 नंबर ऑप्शन। 97 2 नंबर। 98
99 4 नंबर और 100 का 1 नंबर। तो देखिए दोस्त, ये आपको बताएं तो इस तरह से बिहार दरोगा का 100 नंबर का टेस्ट सीरीज था। यदि इस आपका 100 नंबर में आपका जो है लगभग 65 पार लाते हैं, 60-65 के बीच में आपका सही होता है, तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट होगा। याद रखिएगा, आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आपको तैयारी बेहतरीन करना पड़ेगा। कोई टीचर कहता है कि हम आपको जो है टेस्ट सीरीज करवा करके ही आपका तैयारी करवा देंगे, तो ये आपका जो है अफवाह है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आजकल मार्केट में बहुत सारा टीचर आपका भांजने में बहुत आगे है, लेकिन करने में बहुत पीछे हैं। तो जब क्लास खुलेगा तो आपको देखिएगा कि किस तरह से दरोगा तैयारी होता है, तो आपको हम कराएंगे। आप हमारे क्लास में आइएगा तो देखिएगा 3 घंटे का स्पेशल आपका टेस्ट सीरीज चलता है, और इसके बाद शनिवार रविवार को पूरा गर्दा उड़ा करके आपको जो है पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते हैं। तो इस बार सारा मटेरियल भी बना रहे हैं, अभी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं तो आपका हर तरह का मटेरियल बन रहा है, तो सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। तैयारी इस बार और बेहतरीन तरीका से होगा। तो आप लोग आइए क्लास में, जब खुलेगा क्लास आइए, रेगुलरिटी बना करके रहिए और तैयारी करें और जॉब लीजिए, दरोगा बनिए, अपने सपने को साकार करिए। तो ये दोस्त, यहाँ पर समय थोड़ा कम रहता है, इसलिए हम आपको जो है पूरे अच्छी तरह से डिटेल नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमको जो है 1-1.5 घंटा के अंदर ही 100 क्वेश्चन आपको बताना है और डिस्कशन भी देना है, तो उतना अच्छा तरह से डिस्कशन नहीं दे पाते हैं। आप क्लास में आइएगा तो आपको 3 घंटा और जहाँ 1 घंटा, दोनों में आपका बहुत फ़र्क है। 3 घंटा बताते हैं तो बहुत ही सॉलिड तरीका से आपका प्रत्येक क्वेश्चन का पूरी अच्छी तरह से डिस्कशन आपको बताते हैं। तो इस तरह से आपको जो है और सेट लाएंगे। तो आप लोग अभी फ़िलहाल इतना देखिए, बनाइए, इतना अगर रिवीजन करते हैं तो इतना बहुत काफ़ी है आपके लिए। अभी जो स्थिति है उस स्थिति में आप इतना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप क्लास में आइएगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे। तो आज के लिए दोस्त हम लोग यहीं तक रहते हैं, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।